नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कोई भी परीक्षा दें आपको इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो हम लोग समझेंगे किस तरह से भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ होता है और किस तरह से जो पुरानी कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को समाप्त करने में काफ़ी सहायता मिलती है और एक एक करके क्या क्या सुधार हुए, किस सामाजिक धार्मिक सुधारक का उसमें महान योगदान है, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और टॉपिक क्योंकि बड़ा है तो हम लोग इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो एक साथ जब लगता है कि बहुत बड़ा कार्य है तो उसको करने में थोड़ी घबराहट होती है और हो सकता है कि उस घबराहट में वो कार्य सही से ना हो पाए। इसीलिए अगर उस बड़े या जटिल कार्य को हम थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट लेते हैं तो एक एक पार्ट हम करते जाएंगे, बहुत आसानी से होता जाएगा। उसी तरह से किसी भी संदर्भ को समझना भी होता है, तो अगर हम एक साथ पूरा टॉपिक पढ़ें हो सकता है चीज़ें आपस में मिसमैच करने लगें। इसलिए हम 3-4 पार्ट के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छी समझ इसमें विकसित हो जाएगी। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है, कैसे प्रश्न है और कैसे वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सेशन पे बने रहिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राच्यवादी नहीं है? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्राच्यवादी नहीं है। तो आपको मालूम है एक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद भी चला था। तो जो प्राच्यवादी थे वो मानते थे कि जो प्राचीन शिक्षा, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, जबकि पाश्चात्यवादी जो थे उनका मानना था कि जो प्राच्य इतिहास है, प्राच्य संस्कृति है वो किसी काम की नहीं है, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को हमें अपनाना चाहिए। तो इस क्रम में विलियम जोन्स है, विल्किंसन है, जेम्स प्रिंसेप है, ये तीनों ही प्राच्यवादी हैं, जबकि चार्ल्स ग्रांट पाश्चात्यवादी हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जो प्राच्यवादी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट प्राच्यवादी नहीं है, बल्कि कौन है? ये पाश्चात्यवादी हैं। विलियम जोन्स, आप देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है बंगाल में और उसमें कई सारे जो प्राचीन साहित्य हैं उनका अनुवाद किया जाता है। विल्किंसन भी प्राच्यवादी हैं। जेम्स प्रिंसेप, आप देखते हैं कि जो अशोक का लेख है तो सबसे पहले जो पढ़ा जाने वाला लेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख, उसको किसने पढ़ा था? उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप को ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि अशोक का जो लेख था वो ब्राह्मी लिपि में था और उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसीलिए जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का भी श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, चार्ल्स ग्रांट। ये प्राच्यवादी नहीं थे बल्कि पाश्चात्यवादी थे। नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक दी गई है, पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना संबंधित है, तो किस संगठन के साथ संबंधित है? प्रार्थना समाज है, देव समाज है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, किसके साथ ये संबंधित है? तो ये पुस्तक संबंधित है ब्रह्म समाज के साथ और आप इसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें लगा क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्मोपासना है, ब्रह्म समाज की ही ये पुस्तक थी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। और ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? आत्मीय सभा एक संगठन जो कि राजा राममोहन राय के द्वारा बनाया गया था 1815 में, और राजा राममोहन राय के द्वारा बनाया गया ये पहला संगठन था। तो अब पूछा जा रहा कौन इससे संबंधित नहीं थे, कौन इससे जुड़ा नहीं था? द्वारकानाथ टैगोर है, हरिहरानंद तीर स्वामी है, नंदकिशोर बोस है, केशवचंद्र सेन है। तो देखिए ये तीनों ही लोग इससे जुड़े हुए थे। जो नहीं जुड़े थे वो थे केशवचंद्र सेन। आपको बताया कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी और केशवचंद्र सेन का जन्म हुआ था 1838 में। तो इस वजह से केशवचंद्र सेन उस समय तो इनका जन्म ही नहीं हुआ था और इसलिए यही इसमें नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कब मिली? भारत में ईसाई मिशनरियों ने खूब धर्म प्रचार किया और रोटी के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया, ऐसे कार्य हुए। लेकिन कब से उन्हें धर्म प्रचार की अनुमति मिली? तो उन्हें धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, केवल चीन और चाय के साथ उनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा।
दूसरा, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का इसमें प्रावधान रखा गया। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। तो आपको 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में भी तीनों बातें याद रखनी है। और जहाँ तक यहाँ इस प्रश्न का सवाल है तो इसका सही जवाब है 1813। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर एक संगठन दिया गया है, तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, केशव चंद्र सेन है, राजा राममोहन राय है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, देव समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो एक समाज की बात हो रही है और कहाँ हुई थी स्थापना, कब हुई थी? तो देव समाज, आप जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज से जब केशव चंद्र जुड़ते हैं तो केशव चंद्र की प्रेरणा से बहुत जगह पर बहुत सारे संगठन स्थापित होते हैं। प्रेरणा ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ही होते हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से देव समाज की भी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, लाहौर में हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न एज इट इज 2021 के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। अभी आपसे चर्चा की गई थी, 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक तरफ संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन किसके साथ सुमेलित है। तो इनको सही सुमेल करके अपने आंसर को आपको चयनित करना है। तो देख लेते हैं, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के साथ में जो जुड़े थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ए के साथ हो जाएगा 2। ए के साथ 2 यहाँ पर आ रहा है। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज से जो जुड़े थे वो थे केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब 1875 में स्थापना होती है न्यूयॉर्क में, तो इसकी स्थापना कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावेत्स्की के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे कर्नल अलकाट का नाम दिया हुआ है। सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले। तो अब यहाँ पर चारों सम्मिलित हो गए। अब हम देख लेते हैं, ए में है 4, नहीं ए में है 2, तो ए में 2 है इसमें, बी में 4 है, सी में 3 है और डी में 1 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। और वैसे भी अगर देखें तो ए में 2 सिर्फ एक ही विकल्प में आ रहा है, लेकिन आपको सभी देखने हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली आपके लिए एक एक प्रश्न है। और जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन होता है आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज की अगर बात की जाए तो क्या था कि जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं तो उसके बाद वो ब्रह्म समाज में अन्य धर्म ग्रंथों का भी पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। इस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर उनको ब्रह्म समाज से निकाल देते हैं। और जब उनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया जाता है तो वो एक अन्य संगठन बनाते हैं जिसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। और जो पुराना बचा वो आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब जो पहले से है, जो पुराना है। तो जो पुराना है, जो प्रारंभिक है, वो आदि है। तो आदि के साथ कौन जुड़े थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो आदि के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर को जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से भारतीय ब्रह्म समाज के साथ केशव चंद्र सेन को जोड़ सकते हैं। तो बस आदि को आप ध्यान रखिए कि जो पहले वाला ब्रह्म समाज था, जो मूल ब्रह्म समाज था, वो ही आदि ब्रह्म समाज कहलाया। और उससे कौन जुड़े हुए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समाज सुधारक ने भारतीयों और यूरोपियों हेतु समान ज्यूरी की मांग की थी? कि जो न्याय संहिता है, अगर बात करें राजा राममोहन राय की, तो राजा राममोहन राय ने बहुत सारे, इन्होंने न सिर्फ सामाजिक धार्मिक बल्कि राजनीतिक सुधारों के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इन्होंने ही भारतीयों और यूरोपियों के लिए समान ज्यूरी की मांग की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, राममोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव हुआ करते थे तो धर्म और सामाजिक स्तर के आधार पर, तो उसके लिए एक विशेष धारा बनाई गई थी और वो 1833 के चार्टर एक्ट में बनाई गई थी। तो आपको बताना है 1833 के चार्टर एक्ट की वो कौन सी धारा थी जो ये इस भेदभाव के विरुद्ध थी। तो वो थी 1833 के एक्ट की धारा 87, धारा 87, ये जो थी यही थी जो कि सामाजिक धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन रहनुमाई मजदाइसन सभा से संबंधित नहीं था?
यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन रहनुमाई मजदाइसन सभा से संबंधित नहीं था। और इस संगठन के बारे में बता दें कि ये जो संगठन है, इस संगठन की स्थापना पारसी समाज में सुधार करने के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ पर ये तीनों ही लोग इससे जुड़े हुए हैं, नौरोजी खुर्दोंजी, एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी। जो नहीं जुड़े हैं वो हैं न्यायमूर्ति रानाडे, जस्टिस रानाडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सुधार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? यहाँ पर सुधार का अर्थ है धार्मिक सामाजिक सुधार। तो किस राज्य से सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई थी बंगाल से। जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से। लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से। क्यों बंगाल से हो रही है? क्योंकि बंगाल में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना अस्तित्व बनाया और वहाँ के लोगों को पढ़ाना, जो अंग्रेजी शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा, वो सब देना शुरू किया। तो इस वजह से वो लोग सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के संपर्क में आए। देश जितना भी विदेशी जो भी क्रांति, जो भी सुधार, जो कुछ भी हो रहा था, उनके संपर्क में आए। वो लिटरेचर पढ़ के तब उनके अंदर एक प्रेरणा जगी कि हमें अपने यहाँ भी जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनके विरुद्ध कुछ सुधार करने चाहिए। तो इसी वजह से सबसे पहले जो अंग्रेजी शिक्षित वर्ग बना था वो बना था बंगाल में। तो वहीं से ये जो समाज सुधार है इसकी शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बंगाल। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अब ये जो संस्था है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। लेकिन ये जो छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी ये 1907 में प्रदान की गई थी। प्रश्न इसी रूप में पूछा गया था, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए हमने एज इट इज लिखा हुआ है कि प्रश्न इसी रूप में पूछा गया था। तो छात्रवृत्ति 1907 में मिली है, लेकिन इस संस्था की स्थापना 1906 में हुई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो किसने मिली थी प्रथम छात्रवृत्ति? अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, अमृता शेरगिल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो ये प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्त करने का जो कीर्तिमान है ये नंदलाल बोस के नाम पर है। इन्हीं को ओरिएंटल आर्ट्स की जो छात्रवृत्ति थी वो प्रदान की गई थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये किया जा रहा था कि हम हर तरफ विदेशी, जहाँ भी विदेशी छाप है हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो उस बहिष्कार के क्रम में हम विदेशी कला का भी बहिष्कार करेंगे, कला संस्कृति का भी बहिष्कार हो रहा था। गया कि जिसकी कला में, जिसके चित्र में सबसे ज़्यादा देशी चीज़ें दिखाई देंगी, विदेशी छाप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, तो ऐसे चित्रों को ही सेलेक्ट किया गया था। उनमें से जो टॉप पे जो पहली छात्रवृत्ति मिली वो नंदलाल बोस को मिली। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अभी पूछा गया था कि पहली छात्रवृत्ति किसने मिली, और अभी पूछा जा रहा है कि इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और ये कौन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो जो दक्षिण भारत में या आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन, तो यहाँ पर कौन है? स्वामी विवेकानंद है, नारायण गुरु है, के वीरेश लिंगम है, टी के माधवन है। तो किसके द्वारा निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने का श्रेय दिया गया? वो है नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने केरल में रहते हुए जातियों के लिए, उनके उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। शाह अब्दुल अजीज है, मोहम्मद कासिम ननोतवी है, रशीद अहमद गंगोही है, महमूद अल हसन है। तो कौन इससे संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं वो हैं शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज इससे नहीं जुड़े हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ये ए होगा, शाह अब्दुल अजीज। मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ये मुख्य थे देवबंद स्कूल के या देवबंद आंदोलन के मुख्य जो कर्ता थे, वो यही दोनों लोग थे। तो यहाँ पर जो नहीं जुड़े थे वो है शाह अब्दुल अजीज। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? तो जब ये देवबंद आंदोलन चल रहा था तो उसी के क्रम में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना हुई, यानी कि जो देवबंद स्कूल की बात हो रही है उसकी स्थापना हुई। तो आपको बताना है कि किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। तो जो देवबंद स्कूल है, देवबंद विद्यालय है, उसकी स्थापना कब हुई? 1866 में। नेक्स्ट देखते हैं,
बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? एक संगठन बना था और ये जो संगठन था ये ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था और इस संगठन के जो संस्थापक थे वो राजा राममोहन राय के कट्टर विरोधी थे। मतलब राजा राममोहन राय के व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे, उनकी नीतियों के विरोधी थे, क्योंकि जो समाज सुधार राजा राममोहन राय कर रहे थे, सामाजिक धार्मिक सुधार कर रहे थे, उनके वो विरोध में थे। तो ये कौन है जो धर्म सभा के संस्थापक हैं? धर्म सभा के संस्थापक हैं राजा राधाकांत देव। तो राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक हैं, साथ ही साथ ये ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय के विरोधी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी और विवेकानंद दोनों की अगर बात करी जाए तो इन दोनों लोगों ने मानवता पर विशेष ध्यान दिया है। तो देख लेते हैं कि क्या ऐसा विचार है जो दोनों के साथ मिलता है। ये तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे, ऐसा तो नहीं था। विवेकानंद ने कभी भी अंधविश्वास नहीं किया किसी भी तंत्र मंत्र में। उन्होंने हिंदुओं के अंदर विद्यमान हीनता की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया। तो हिंदुओं के अंदर विद्यमान हीनता को समाप्त करने का प्रयास विवेकानंद के द्वारा किया गया, लेकिन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। ईश्वर के समान ही प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है, तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता ईश्वर के समान अगर पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो हर जगह अराजकता फैल जाएगी। तो ये भी विचार सही नहीं है। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान जागृत किया। बिल्कुल, लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया थियोसॉफिकल सोसाइटी और विवेकानंद दोनों ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। शिबली नुमानी देवबंद मदरसे के समर्थक में से एक थे। एक नाम दिया जा रहा है शिबली नुमानी, देवबंद मदरसे के समर्थकों से एक थे। इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? अब ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक कथन ऐसा है जो कि शिबली नुमानी के संबंध में सही नहीं है। तो देख लेते हैं। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। दूसरा, वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के समर्थक थे। तीसरा, वे सर सैयद अहमद खान की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। चौथा, वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। तो देखिए, वो लोकतंत्रवादी थे इसलिए साम्राज्यवादी के विरोधी थे, ये तो कथन सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के समर्थक थे, ये भी सही है। अब चूंकि वो कांग्रेस के उच्च आदर्शों के समर्थक थे तो सैयद अहमद की नीति के समर्थक तो नहीं हो सकते, क्योंकि सैयद अहमद खान और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के एंटी थे। तो यहाँ पर सैयद अहमद खान के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे, यही गलत है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो सत्य नहीं है, यानी कि जो असत्य है, तो ये चूंकि ये गलत है और इसी वजह से इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, बिल्कुल इस्लामी एकता के समर्थक थे। तो यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए उनमें से 3 कथन सही हैं। जो कथन सही नहीं है वो है सी कथन, और यहाँ पर आपको गलत कथन का ही या सत्य कथन का ही चयन करना था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आकर के आज के सेशन के जो प्रश्न हैं वो पूर्ण हो जा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे तो अवश्य ही आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।